नमस्कार, द लीगल प्लेटफॉर्म के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जस्टिस फॉर ऑल की, यानी सबके लिए न्याय। ये बात उठी कहाँ से? ये बात उससे उठी जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जेल के हालात का बयान किया कॉन्स्टिट्यूशन डे में अपनी स्पीच के लिए। लेकिन जस्टिस फॉर ऑल आखिर होता क्या है और जो तादाद अंडर ट्रायल्स कितनी ज़्यादा है उसके पीछे वजह क्या है, न्याय प्रक्रिया क्यों देरी से होती है, इस सब को जानने के लिए हमारा मौजूद है हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शकील हसन शास्त्री जी। उनसे हम बात करेंगे। शकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। पहला सवाल तो यही है कि ये आप हमको बताइए कि जब जस्टिस फॉर ऑल की बात होती है तो इसका मायने क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, जस्टिस का शब्द जो है वो हमारे संविधान में मौजूद है और जो सबसे बेसिक चैप्टर है उसका वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल में सबसे पहला शब्द जो दिया गया है कि हमें अपने सिटीजन्स के लिए क्या सिक्योर करना है, तो उसमें सबसे पहला शब्द जो है वो है जस्टिस, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो जस्टिस हमारे संविधान की मूल भावना है। जस्टिस फॉर ऑल का शब्द जो आपने पूछा है वो बहुत ही अच्छा शब्द है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में जब तक जस्टिस फॉर ऑल नहीं होगा तो लोकतंत्र की परिभाषा ही निरर्थक हो जाएगी। जो लोकतंत्र है वो हर समाज के हर प्राणी जो कि वोट देने के लायक है उसके वोट से बनता है लोकतंत्र या शासन बनता है। तो उसमें हर व्यक्ति को उसके अपने अधिकारों के अनुरूप उसके जो अधिकार हैं वो उसको मिलते रहें। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस यही है कि जस्टिस फॉर ऑल। तो आपने जिस परिप्रेक्ष्य में जस्टिस फॉर ऑल का जो प्रश्न किया है वो एक्सीलेंसी हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से अपनी स्पीच में फाउंडेशन डे पे, कॉन्स्टिट्यूशन डे पे इस बात को उठाया और वो उनके हृदय की पीड़ा थी। और बहुत अच्छा शगुन है कि जब देश का जो सर्वोच्च पद पे जो आसीन है उसको अगर समाज के हर यूनिट के बारे में उसको जस्टिस पहुंचाने की चिंता है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने विशेष रूप से जो बात कही, जस्टिस केवल क्रिमिनल जस्टिस नहीं होता। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐड करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस बात की ओर इशारा किया वो एक बहुत मार्मिक पहलू है, बहुत ही पीड़ादायक पहलू है कि कुछ ऐसे लोग जो कि बेगुनाह हैं वो जेलों में बंद हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप भी नहीं लगा है, चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है, वो लोग भी हैं जो बेल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों का भी उन्होंने वर्णन किया जिनको बेल मिल जाती है लेकिन उनके लिए कोई मुचलका भरने वाला नहीं होता। तो ये सारे पहलू जो हैं वो क्रिमिनल जस्टिस का पार्ट है। उन्होंने इसका विशेष रूप से इसकी ओर इशारा किया और मैं समझता हूँ कि उनका खुद का अनुभव भी था जो उन्होंने बताया। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे समाज में, क्योंकि किसी की भी जो स्वतंत्रता का अधिकार है अगर उसका हनन होता है तो वो जो मनुष्य के मानवाधिकार है उसमें सबसे सर्वोच्च लेवल पे जो है वो उसका फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जस्टिस फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस से नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस से भी है और सोशल जस्टिस से भी है। आपने बात की इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस, इन तीनों की निगरानी कोर्ट हमारी करती है
और जब मामला ये बनता है कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ या कोई मुचलका लेने वाला नहीं हुआ या ट्रायल का लंबा खिंच गया, सज़ा होनी है, जो उसके जुर्म है, जो आरोप है, उसको सज़ा होनी है 4 साल की और 2 साल तक की वो अपने ट्रायल का इंतजार करता रहा। एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला विचार अच्छा जस्टिस गोविंद माथुर साहब चीफ जस्टिस से उन्होंने कैसे लोग को रिलीज करने की वक्त कोशिश की थी, काफ़ी कामयाब हुई थी। तो सवाल सही उठता है, जो पेंडेंसी है कोर्ट की वो ये बताता है, क्या वो माना जाए कि वो जब तक की दूर नहीं होगी, जब तक तेजी स्पीड ट्रायल नहीं होगा, तब तक की ये दिक्कतें यथास्थिति रहेंगी। तो कहीं ये तो नहीं कहना चाहते थे राष्ट्रपति हमारी कि कोर्ट के वहाँ चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद थे, वहाँ हमारे लॉ मिनिस्टर मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, तो क्या उनका इशारा इस तरफ नहीं था कि कोर्ट की जो फंक्शनिंग है उसको और बेहतर करने का वक्त आ गया है? देखिए, मैं एक बात आपसे कहूं और मैं आपको सामने की मिसाल देता हूं। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जहां भी शब्द सिस्टम लगा होता है वहां पर किसी एक अंग की बात नहीं हो सकती। जैसे हमारा शरीर है, अब हम एक एफिशिएंट आदमी हैं या हम एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं या हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो जब हमारे सारे अंग ठीक से काम करेंगे और सामंजस्य होगा, तभी हम अपनी कार्यशैली की चरम पर पहुंच पाएंगे, उत्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। हम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे पाँव में, घुटनों में दर्द होता है, तो जब हम दौड़ नहीं पाएंगे तो हम गोल कैसे करेंगे? हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, हमारी आंखें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमको कानों से सुनाई नहीं पड़ता, तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसी तरह से जुडिशियल सिस्टम को समझने में ये सिर्फ ये सोचना कि कोर्ट्स इसको ठीक कर ले जाएंगी अकेले, तो ये भ्रामक बात है। क्योंकि हम न्याय के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे पास सामने हमारे काला कोट पहने हुए और बैंड लगाए हुए कुछ वकील और कुछ न्यायमूर्ति सामने दिखाई पड़ते हैं, लेकिन न्याय का जो पूरा सिस्टम है वो केवल कोर्ट्स के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है स्टेट के ऊपर भी। अगर पुलिस समय से एफआईआर नहीं लिखती, इन्वेस्टिगेशन में बहुत दिन लगता है, चार्जशीट नहीं फाइल होती, तो ये कोर्ट के अधिकार में नहीं है, ये स्टेट की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। एक चीज हम लोग प्रायः भूल जाते हैं, और जब हम कुछ विचार करते हैं कि किस तरह से त्वरित न्याय हो, तो हम एक बात ये भूल जाते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा अंग वकील कहलाता है। उसको कितनी इच्छा है कि त्वरित न्याय हो, उसकी इच्छा को अभी हम भूल जाते हैं। हम ये जजेस के ऊपर हम अपनी कुछ चूड़ी कसने की कोशिश करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगातार लोअर जुडिशरी के ऊपर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज के हिसाब से ऑर्डर्स करते रहे हैं। उनको हमने यूनिट सिस्टम भी किया और हमने वहाँ पर टाइम लिमिट भी कर दिया कि इतने केसेस आपको करने पड़ेंगे कम से कम। हर प्रकार का जो भी संभव सूझा वो हमने प्रयास किया, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसमें वकील समय से आएंगे, छोटी बहस करेंगे, सारगर्भित बहस करेंगे, अननेसेसरी एडजमेंट नहीं लेंगे। ये सब भी रेगुलेट नहीं होता है। इसको रेगुलेट करने के लिए बार काउंसिल्स हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे वो ये कर सकें कि नहीं, आज की वकालत में अटेंडेंस कंपलसरी है, वो ज़रूर जाएंगे डेट के ऊपर। और बहुत से ऐसे भी मसले होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। देखिए, एक बात मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे सर्वोच्च अदालत है और हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास हाई कोर्ट्स में और
सुप्रीम कोर्ट में जितने टोटल मुकदमे हैं हिंदुस्तान के, उसका एक छोटा हिस्सा है। जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। और जिस बात की ओर एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ने जो बात कही है, वो मेरी समझ से लोअर कोर्ट से ज़्यादा संबंधित है। जहाँ के लोग अंडर ट्रायल्स हैं उसमें हाई कोर्ट तक भी बेल आती है, वहाँ से भी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो फेस ऑफ जुडिशरी है वो लोअर कोर्ट है। दिक्कत वहां पर है। दिक्कत कई जगहों पर है, लेकिन लोअर कोर्ट्स में दिक्कत ज़्यादा है। अच्छा, दिक्कतें यहाँ भी है भाई, हाई कोर्ट्स में भी केसेस बहुत दिनों तक नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहें, जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ या अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की मिसाल देता हूँ, मुझे नहीं याद है कि मैं या मेरे साथ का कोई भी जज शाम को 7 बजे से पहले कभी घर गया हो। लेकिन उसमें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारे पास इस प्रकार की व्यवस्था है कि हम 7 बजे तक भी अगर अपनी अदालत में कमरे में बैठना चाहें तो हम बैठ सकते हैं। हमारे पास लाइट है, हमारे पास एसीज थे, हमारे पास साधन थे, हमारे पास सिक्योरिटी थी। लेकिन जो अदालतें जो फील्ड में हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पे आप सिवान के रहने वाले हैं तो सिवान में देख लें, या हमारे यहाँ उतरौला में देख लें, या गोंडा में देख लें, तो वहाँ की जो अदालत की बिल्डिंग है वो इस लायक नहीं है कि वहाँ पे 4 बजे के बाद अंधेरा हो जाए तो वहाँ लाइट नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो लिमिटेशंस हैं उनकी। वहाँ पे आने जाने का साधन नहीं होता, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसीज नहीं है बिल्डिंगों में। आज की जो सिचुएशंस हो गई हैं उसके हिसाब से जो बिल्डिंग्स की हैं, स्टाफ नहीं है, कंप्यूटर्स अभी कंप्यूटरीकरण नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार से बहुत से फैक्टर हैं जिनके वजह से न्याय वैसा त्वरित नहीं हो सकता कि जैसा अपेक्षित है। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रही बात। अब मैं सुप्रीम कोर्ट वापस आता हूँ। आजकल कोलेजियम बहुत चर्चा में है। कुछ लोग कहते हैं कि एक टसल चल रही है दो बॉडीज के बीच में, जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर कह लीजिए, आप सरकार कह लीजिए। तो दोनों तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। रिजिजू साहब बहुत नाखुश है, उनको ये लगता है उसकी वजह से जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें देरी हो जाती है। तमाम तरीके की वो दिक्कतें बताई हैं। आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, कोलेजियम होना चाहिए या इसमें बदलाव होना चाहिए या स्क्रैप कर देना चाहिए? देखिए, मैं एक रिटायर्ड जज हूँ और मैटर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस बात पे चल भी रहा है, और गवर्नमेंट भी शायद कोई नया बिल भी ले आई है आज। इस तरह के बात के ऊपर मुझे कोई कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब तक पद्धति कोई नई नहीं आ जाती तब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया है वो लॉ ऑफ द लैंड है, वो अंतिम फैसला है। गवर्नमेंट जिस दिन उस स्टे जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो बदल जाए या कोई नया और बिल ले आए, उसके ऊपर कोई चर्चा हो, तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कोलिजियम सिस्टम के संबंध में है वो लॉ ऑफ द लैंड है और वो मान्य है। उसको गवर्नमेंट को भी मानना चाहिए और सबको मानना चाहिए। एक बड़ी समस्या है जो उन्होंने बात उठाई हमारी राष्ट्रपति महोदया ने, वो जेलों में ओवरक्राउडेड को हो गई कि हद से ज़्यादा है। नई जेल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उन्होंने ना सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि उनका ये भी कहना था कि जेल होना ही क्यों चाहिए। कुछ स्टेट्स हैं, शायद नागालैंड, मिजोरम, तो 4-5 स्टेट ऐसे जहाँ जेल ही नहीं है। ऐसे स्टेट हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। तो आपको समझ में क्या आता है कि जो इतनी ज़्यादा संख्या में लोग बंद हैं जेल के अंदर, 40,000 कैपेसिटी, 80,000, 75,000 लोग बंद हैं, इसको कैसे पूरी करेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि चर्चा अगर होनी चाहिए तो इसके ऊपर होनी चाहिए। और जिस पीड़ा के
जो पीड़ा उन्होंने व्यक्त की वो एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न की ओर ले जाती है कि जेल्स का ओवर क्राउडेड होना दो बातों का प्रतीक है। एक तो ये इस बात का प्रतीक है कि मानवाधिकारों का बहुत हनन हो रहा है, क्योंकि जो अंडर ट्रायल्स भी हैं उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं, उनको भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सोने को भी स्लीप को भी फंडामेंटल राइट कह दिया है। तो जो अंडर ट्रायल्स हैं या जो लोग कन्विक्शन में के बाद भी जेल में रह रहे हैं उनको भी एक लेवल ऑफ लाइफ जीने का अधिकार है। तो पहली बात तो यह है कि ओवर क्राउडेड जेल्स में अंडर ट्रायल्स का ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है। दूसरी बात यह है जो आपने कही कि जब लोकतंत्र है तो बात जनहित की होनी चाहिए, बात विकास की होनी चाहिए। इतना ज्यादा संख्या में क्राइम का बढ़ना ये किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए एक निराशा का विषय है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो हमारे समाज के अधिकतर लोग हैं उनको हम कंस्ट्रक्टिव चीजों में इंगेज नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से क्राइम की तरफ लोग जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें इंक्लूडेड हैं जजेस, लॉयर्स, स्टेट, चपरासी, अर्दली, टाइपिस्ट, स्टेनो एंड एवरीबॉडी, वो टोटल सिस्टम कम पड़ रहा है। उसको एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है ताकि जितने समय में ट्रायल हो जाना चाहिए उतने समय में ट्रायल हो जाए। मैं आपके इस माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर जो ये जुडिशल सिस्टम के बारे में बातें होती हैं, उनके रिवैम्पिंग के बारे में बातें होती हैं, वो पूरी तरह से समाज के सब लोग समझ नहीं पाते। अधिकतर बातें जो कही जाती हैं उसमें हम लोग छोटे छोटे उत्तर चाहते हैं कि क्या ये जजेस की जिम्मेदारी है? उनका हाँ साहब, जजेस को और काम करना चाहिए, लगा कि उत्तर मिल गया। क्या ये स्टेट की जिम्मेदारी है? स्टेट हमको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती, हमको लगा कि उत्तर मिल गया। क्या समाज की कोई उत्तरदायित्व नहीं है? क्या जो समाज के जो लोग इससे नहीं जुड़े हुए हैं उनको अपने घरों में ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए कि क्राइम कम हो? कहने का मतलब मेरे ये है कि वकील, जज, स्टेट और समाज का जो हर अंग है उसको मिलके, ये क्राइम कंट्रोल नहीं है, क्राइम के अगेंस्ट एक अवेयरनेस होनी चाहिए। उसमें यह सोचना कि अगर कहीं चोरी हुई है, अब सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो चोर को पकड़े और फिर उसके बाद ट्रायल करवाए, और वो लीगल जिम्मेदारी है। लेकिन लोकतंत्र जो है इसमें हर आदमी का पार्टिसिपेशन है, तो वो पार्टिसिपेशन केवल वोट डालने तक समाप्त नहीं हो जाता। उसको अवेयर करना है कि हमको जिस समाज का निर्माण करना है उसमें जेलों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको एक ऐसा समाज बनाना है कि जहां पे लोग उन आइडियल्स पे चलेंगे जो कि हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं जेल रिफॉर्म की भी बात करूंगा, क्योंकि आप बतौर जज आपके सामने कई बार ऐसी बात आई होगी कि प्रिजन से रिलेटेड पिटिशंस आपके पास आई होगी, जेल रिफॉर्म से रिलेटेड आपके पास पिटिशंस आई होगी। तो जो जेल रिफॉर्म की जब बात होती है तो हिमाचल प्रदेश का एक जिक्र आता है, वहाँ बड़ा अच्छा काम हुआ। तिहाड़ का जिक्र आता है, वहाँ बड़ा अच्छा काम हुआ। वहाँ ब्रांड्स तिहाड़ के पूरे ब्रांड बन गए। तो जब इस नज़रिए से जेल की तरफ देखते हैं तो क्या कमी लगती है आपको कि क्या ऐसी हर एक जेल होनी चाहिए? कोई चुनिंदा जेलें हैं जहाँ पर कैदियों को लगता है कि हाँ जब वो बाहर जाएंगे, या फिर उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। करेक्शन होम है, ना कि प्रिजन या जेल कहा जाता है जिसको। आप इसको किस नजरिए देखते हैं, और ऐसी कोई परेशानी आई तो आपके जहन में क्या चीजें आई? देखिए, जेल रिफॉर्म्स, तिहाड़ का जैसे आपने जिक्र किया, तो तिहाड़ में जब जेल रिफॉर्म्स हुए, मैं किसी पर्टिकुलर ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप एक बात देखेंगे
कि तिहाड़ में जब रिफॉर्म्स हुए तो उसके पहले क्या हालत थी और रिफॉर्म्स होने के बाद अब क्या हालत है, क्या वो हालात फिर से पलट नहीं गए हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत हर जगह पर है और जेल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे जो कैदी जाते हैं उनके ह्यूमन राइट्स की बात है, और दूसरी बात जो आपने कही कि वो करेक्टिव होम की तरह से अगर रहे तो वो दोबारा समाज में आके कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम में कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो भी रिफॉर्म्स या कोई चीज़ अच्छी होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड में होती है, उसके बाद फिर वो आगे पीछे बदल जाती है। उसका कारण मेरे समझ में ये आता है कि सिस्टम हमेशा उन आदमियों से चलता है, उन व्यक्तित्व से चलता है जो उस समय उस पद को होल्ड करते हैं। अभी मैं नाम मैं लूँगा तो इससे लगेगा कि किसी व्यवस्था को हम खराब कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जितने अच्छे सेशन साहब के ज़माने में हुए वैसे इलेक्शंस फिर कभी नहीं हो पाए। किरण बेदी के पीरियड में जो रिफॉर्म्स हुए वो दोबारा नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में रहते हुए भी इफ द पर्सन हु इज मैनिंग इट, उसके अंदर अगर चेतना और जागरूकता है तो चीज़ें वर्कआउट करने लगती हैं। विल की बात आप कर रहे हैं। विल की बात है। इसीलिए मैंने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को ये धीरे धीरे सोचना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन किरण बेदी और वन सेशन और वन सो एंड सो, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए कभी कभी ये इलस्ट्रेशंस निकल आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस शबीर हसनैन साहब हमसे बात करने के लिए। तो आप थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शबीर हसनैन साहब, जिनका साफ तौर पे मानना है कि जब तक कि कलेक्टिव मेजर समाज में नहीं होगा तब तक की तस्वीर नहीं बदलेगी। जुडिशरी की बात है तो नीचे से ऊपर तक होगा तब हालात बदले। जेल जब करेक्टिव रिफॉर्म के तौर पर देखा जाए तब जेल हमारे समाज से दूर होते जाएंगे। ये सब बातें जो उन्होंने कही, और ये इसलिए कही गई, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बात उठाई थी अपनी स्पीच में जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो ज़ाहिर से अगर वो सब कुछ हो पाता है तो हमारा समाज एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ा। अभी के लिए बस यही, बहुत जल्द एक नए गेस्ट के साथ, एक नए इशू के साथ और फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।